देखो भैया, सबसे पहले तो हमने पढ़ा अपने पेट के बारे में, ठीक है। अगर पेट में चारा रहता है तो ही बात समझ में आती है। तो हमने सबसे पहले पढ़ लिया पोषण, ठीक है। अब उसकी कहानी हो गई खत्म। खाया पिया पचाया, और पचाने के बाद जो हमें कार्बोहाइड्रेट मिला, प्रोटीन मिला, अमीनो एसिड मिला, ठीक है, और लिपिड मिला, वो हमने अब्जॉर्व कर लिया और वो हमारी कोशिकाओं तक पहुंच गया। यहाँ तक कहानी खत्म। अब आज हम कंसंट्रेट करेंगे अपनी सांसों के ऊपर, इन आने जाने वाली सांसों के ऊपर। क्यों सांस लेना इतना जरूरी है जीवित रहने के लिए, और ये सांसों का पूरा सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। तो आज हम पढ़ेंगे श्वसन का प्रकरण। श्वसन होता है एक जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, इसमें कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है। ये तो बहुत थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात होगी। देखो, होता ये है कि आपको भूख क्यों लगती है, ठीक है। आपको भूख इसलिए लगती है, आप कुछ कर रहे हो, आप बहुत एक्टिव प्राणी हो, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हो, खाली तो कभी बैठते ही नहीं हो। मतलब बैठते हो तो कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, है ना। तो मतलब दिमाग चल रहा है, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। तो जब कुछ ना कुछ होता रहता है ना, तो उसमें बेटा एनर्जी लॉस होती रहती है, हमारी ऊर्जा लॉस होती रहती है। और जब पूरी तरह से लॉस्टेड हो जाते हैं ना हम, तो फिर हमारा शरीर डिमांड करता है कि भाई साहब अब और काम कराना है तो कुछ फ्यूल दो, ठीक है। और तब हमारे पेट में होती है गुड़गुड़ और हम खाना खाते हैं। और हमने खाना खाया, खाने को पूरी तरह से डाइजेस्ट किया, फिर उसे स्वांगीकरण हुआ उसका, और वहां से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलके हमारी सेल तक पहुंचा दिया गया। लो जी भैया, तुम्हारी ऊर्जा की करेंसी, ठीक है। अब क्या होगा, अब उस कार्बोहाइड्रेट से हमें निकालनी है ऊर्जा। उसी कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलेगी जो काम करने के लिए हमें जरूरत होती है। देखो, हमने वहां पर स्वपोषण पढ़ा था। स्वपोषण किसमें होता है, हरे पौधों में। हरे पौधों में क्या होता है, वहां पर ग्लूकोज था C6H12O6, है ना। और वो सनलाइट में, जो सनलाइट आ रही थी और यहाँ पर आ रहा था हरित लवक, ठीक। पौधों में सनलाइट और हरित लवक की उपस्थिति में हो क्या रहा था, ये जो ग्लूकोज है हमारा, इसमें से CO2 निकल रही थी, H2O मिल रहा था, और हमें क्या मिल रहा था, ऊर्जा, ठीक है। तो ऊर्जा हमें मिल रही थी। तो यहाँ पर हो रहा था ये कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसे तोड़ने के बाद हमें मिल गई है ऊर्जा, ठीक। तो अब यही ऊर्जा हमारे अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज पहुंचा है ना, पूरे पाचन के बाद सबसे छोटी इकाई क्या है, ग्लूकोज है। और ग्लूकोज पहुंच गया है कोशिका में। अब हमें उसका करना है, उसे तोड़ना है और उससे एनर्जी लेनी है। अब वो कैसे होगा, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, ऑक्सीजन चारों तरफ हमारे वायुमंडल में है, उसे हम सांस के थ्रू लेते हैं और उसे पहुंचाया जाता है हमारी कोशिकाओं में, ताकि हमारी कोशिका में जो ऊर्जा का घर है, जिसको पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब वहां पर हमारा ये जो है ऊर्जा का ATP जो करेंसी होती है, सबसे छोटी इकाई जो ऊर्जा की होती है वो ATP होती है, ठीक है। उसमें तोड़ा जाता है इस कार्बोहाइड्रेट को, इसमें से ऊर्जा निकाली जाती है और फिर वो ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में फैलाई जाती है, ठीक है। तो उसके लिए हमें जरूरत होती है ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन हम कहाँ से लेंगे, हमारे चारों तरफ ऑक्सीजन वायुमंडल में है, इसका मतलब हम बाहर से ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। मतलब एक ही पल लेते हैं और दूसरे पल वापस कर देते हैं, फिर लेते हैं, फिर वापस। मतलब यार, ले लियो, या तो ले ही लो, या तो छोड़ ही दो, या तो रख ही लो, या तो छोड़ ही दो। मतलब ये क्या है, बस तुरंत लिया, अरे नहीं नहीं ले जाओ, फिर नहीं ले जाओ, फिर नहीं ले जाओ। ऐसा क्यों? देखो, होता ये है कि जब हम सांस लेते हैं तो आप लोगों को वायु में जो कॉम्बिनेशन होता है गैसेस का, वो तो पता ही है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है 78%, उसके बाद फिर ऑक्सीजन होती है 23%, 21%, उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 0.003%, है ना। तो ये सारा कॉम्बिनेशन, और भी गैसेस होती हैं, हम इनहेल करते हैं, लेते हैं। हमें जरूरत है सिर्फ ऑक्सीजन की, ठीक। तो ऑक्सीजन क्या है, हमारा जो ब्लड में, अब ये थोड़ा सा अलग हो रहा है। जब हम सांस लेते हैं तो हम ये सारी गैसेस लेते हैं, हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, तो हमारा ब्लड जो है उसमें हीमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन को पकड़ लेता है कि भैया ये वाला हमें चाहिए, हाँ यही वाला चाहिए, बाकी सब तुम ले जाओ। अच्छा, और उसके बाद क्या होता है, जो अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का हमारी बॉडी में कोई काम नहीं होता है, ठीक। तो उसे कहता है ये लो, इसके बदले तुम ये ले लो। तो होता ये है कि वो ऑक्सीजन हम ले लेते हैं, मतलब पूरा नहीं ले पाते हैं। जैसे 23% हमारे अंदर गया है तो वो 3-4% ही एब्जॉर्ब होता है, बाकी सारा फिर से वापस आ जाता है। तो वो ले लिया जाता है ऑक्सीजन को, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए एक बार हम सांस लेते हैं और अगले ही पल फिर एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये होता है इनहेल एक्सहेल का प्रोसेस, यानी कि ऑक्सीजन को हमें लेना है और अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी फिजूल की बनी हुई है उसे बाहर भी निकालना है। इसीलिए हमारी सांसें चलती रहती हैं लगातार, निरंतर, जब तक हम जिंदा हैं। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की होगी
कि जब तक आदमी जिंदा होता है तब तक उसकी बॉडी गर्म होती है ना, एक बॉडी का एक टेम्परेचर होता है। लेकिन जब इंसान मर जाता है तो शरीर क्या होता है, ठंडा पड़ने लगता है। ऐसा क्यों? देखो, जो ये हमारी सांसें चल रही है इससे ऊर्जा मिल रही है, हमें ऊष्मा मिल रही है हमें, ठीक है। एक तो ये, और ये जो हमारी रगों में खून दौड़ रहा है ना, एक ये, जब तक हमारी रगों में खून दौड़ता रहेगा तो जब कोई चीज चलती रहती है ना लगातार, तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। तो वो लगातार हमारे शरीर में जो ब्लड बह रहा है, हमारी रगों में खून, वो हमारे शरीर को गर्म रखता है। और ये जो सांसें हम ले रहे हैं इससे, तो अच्छा आप देखते हो मर जाता है आदमी तो बिल्कुल तुरंत जो है शरीर ठंडा नहीं होता, धीरे धीरे, क्योंकि ब्लड धीरे धीरे रुकता है ना, तो धीरे धीरे, अब सांसें तो बंद हो गई, ठीक है, वो तुरंत होना, लेकिन धीरे धीरे रुकता है, तो वो धीरे धीरे शरीर ठंडा होता है, ठीक है। यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई। अब इसका मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट से हमने ग्लूकोज बनाया, सबसे छोटी यूनिट, उससे हमें जब एनर्जी निकालनी है, उसके ऑक्सीकरण के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, और उस ऑक्सीजन को लेने के लिए हम सांस लेते हैं, है ना। तो वो सांस लेते हैं, और इसका मतलब है कि ये जो श्वसन का प्रक्रम है, ये एक तरह से कार्बनिक यौगिक का ऑक्सीकरण की क्रिया है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। देखो, जितने भी जीवित हैं, जंतु हैं, वो सब सांस लेते हैं, ठीक है। और सबका सांस लेने का तरीका अलग अलग है, क्योंकि सबका रहन सहन अलग अलग है, भाई सबका स्टाइल अलग अलग है ना। कोई अंडर वाटर रहता है, कोई जमीन पे रहता है, कोई आसमान में उड़ता है, तो सबको सबके हिसाब से मदर नेचर ने अंग प्रोवाइड किए है ना। अच्छा देखो, जैसे कि जो मछली है वो पानी में रहती है, तो वो हमारी तरह उसके अंदर फेफड़े नहीं होते, लंग्स नहीं होते। देखो, सांस लेने का जो तंत्र है, जो अंग है, वो लंग्स होते हैं ना। आप ये सोचोगे नहीं, नाक से भी हम सांस लेते हैं, मुंह से भी हम सांस, नाक से हमारे अंदर वायु प्रवेश करती है और बाकी कुछ काम नहीं होता। ये एक रास्ता बनाया गया है सांस लेने का, ठीक है। तो ये इसमें नहीं आता, श्वसन तंत्र के अंग में नहीं आता। असली श्वसन तंत्र का जो अंग है वो है हमारे फेफड़े। वो पूरा, वो उस पे जो श्वसन तंत्र का दारोमदार है वो पूरा फेफड़ों पे होता है, और उसके नीचे एक होता है डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो भी से भी डिस्कस करेंगे। देखो, तो जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या है, नाक से सांस लेते हैं, और नाक बंद हो जाती है तो मुंह से भी सांस ले लेते हैं। तो ये दोनों हमारे रास्ते हैं सांस लेने के, ठीक। लेकिन जो मछलियां होती हैं वो पानी में रहती हैं, तो वो नाक से सांस नहीं लेती, क्योंकि जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन की कंटेंट कम होती है वायु की अपेक्षा, ठीक। तो वो ढेर सारा पानी लेती है, उनके गिल्स पाए जाते हैं। वो ढेर सारा पानी मुंह में, हमेशा मछलियों का मुंह खुला ही रहता है, ऐसे होता रहता है ना। देखो, फिश का मुंह ऐसे होता है, वो पानी पीती रहती है और ढेर सारा पानी पीती है, फिर उनके गिल्स से होकर बाहर निकलता है, वहां ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। अब जैसे देखो, मेढक जो होता है, वो जब बच्चा होता है, टैडपोल होता है, वो मछली जैसा ही होता है, वो पानी में रहता है, तब वो भी गिल्स से ही सांस लेता है। लेकिन जब वो जमीन पे रहता है तो फिर वो ऐसे ही सांस लेता है दूसरे तरीके से, तब वो उसके गिल्स हट जाते हैं, ठीक। और जब वो जमीन के अंदर चला जाता है, गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ने तो जमीन के अंदर चला जाता है, तो वो त्वचा से सांस लेने लगता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमें बात समझ में आई। अच्छा, अब उसमें होता क्या है ये देख लेते हैं। अच्छा, हमने ये समझ लिया जो कार्बनिक यौगिक है उसका ऑक्सीकरण होता है, कैसे होता है थोड़ा शॉर्ट में इसे देख लेते हैं। बहुत अच्छे से आप पढ़ोगे हायर क्लास में। फिलहाल हम एक इंट्रो लेते हैं। तो हमारे पास जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन है ना, 6 होता है ना, तो 6 कार्बन का अणु है, और वो हमारे कोशिका द्रव्य में, ठीक है, कोशिका द्रव्य में ही तो गया है, वहां पर वो 3 कार्बन के 2 अणु में टूट जाएगा, 3 के, ठीक। उसे हम बोलते हैं पाइरूवेट। अब इसके बाद क्या होता है कि इससे यहाँ के आगे जो क्रियाएं होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकती हैं, और हमारी कुछ एक होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होती है, और एक होती है पेशी कोशिका में। अच्छा, सीधा पढ़े, कोशिका द्रव्य में 6 कार्बन के अणु हमने भेजे थे, ग्लूकोज भेजा था, और वहां पर कोशिका द्रव्य में 3 के 2 अणु मिलकर पाइरूवेट, ठीक है, 3 कार्बन के 2 अणु बन गए। उसके बाद वो माइटोकॉन्ड्रिया में गया। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जो पाइरूवेट था, इसे हमें CO2 मिला, H2O मिला और ऊर्जा मिली, ठीक है। ये तो सीधी सी प्रोसेस, मतलब इससे हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है, ATP बहुत सारी मिलती है। अच्छा, उसके बाद दूसरी कंडीशंस भी हो सकती हैं, सिर्फ एक ही कंडीशन नहीं है कि यही एक सिंपल एक ही प्रोसेस नहीं है। देखो, इससे क्या है, पाइरूवेट के आगे हम यीस्ट, ऑक्सीजन नहीं है और यीस्ट मिला दें, यीस्ट एक कवक होता है, फंजाई होता है, वो मिला दें तो हमें मिल जाता है एथेनॉल। देखो भाई, जो सोमरस होता है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत सदियों से चली आ रही है, उसका निर्माण कैसे होता है, तो वो हम बनाते हैं इसी ईस्ट की ओर से। देखो, गन्ने का रस होता है, उसको इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद उसमें डालते हैं यीस्ट, और ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत, मतलब ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं उसको देते हैं, तो यीस्ट जो होता है वो फर्मेंटेशन करता है, वो अपनी क्रिया करता है,
उसकी वजह से वो उस गन्ने के रस को एथेनॉल में बदल देता है। एथेनॉल तो मैं थोड़ा डिसेंट नाम दे रही हूँ, आप तो जानते ही हैं हकीकत क्या है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे हैं, बस उसी में बदल देता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं, मतलब एक ही नजर से हर किसी को नहीं देखना चाहिए। उसके बाद वो तो होता है 2 कार्बन का अणु है, एथेनॉल है, एथेनॉल मेथ एथ याद आया कुछ, मैथ एथ प्रो ब्यूट है ना, 1 2 3 4 कार्बन के नंबर के हिसाब से नाम होता है। तो एथेनॉल से ही आप समझ जाओगे कि 2 कार्बन का अणु बन जाए और फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और ऊर्जा निकल रही है। अब आप देखो ये 3 कार्बन से 2 कार्बन, तो ये पूरी तरह से यहाँ वो नहीं हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण पूरी तरह से नहीं हो पाता है। ठीक, दूसरा क्या होता है कि ऑक्सीजन का अभाव है, मतलब कम है ऑक्सीजन, तो उसमें क्या है, पेशी कोशिका में ये जो पाइरुवेट है ये लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। जैसे कि क्या होता है कि हम दौड़ते हैं या कोई भी दौड़ रहा है, अचानक से दौड़ रहा है, उसके पैरों में क्रैम्प्स, मतलब एकदम एटम्स ही हो गए है ना, वो लैक्टिक एसिड बन जाता है अचानक से। वो कैसे बन जाता है, यही ऑक्सीजन, मतलब सांसें बहुत तेज लेते हैं ना, हाफते हैं ना, क्योंकि बहुत तेजी से एनर्जी लॉस हो रही, बहुत तेजी से एनर्जी लॉस हो रही, और थोड़ा सा भी एनर्जी कम हुई ना, अरे थोड़ी सी भी ऑक्सीजन की कमी हुई, तो यही जो पाइरुवेट पूरी तरह से ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा और लैक्टिक एसिड बनता है। और लैक्टिक एसिड बनने की वजह से क्या होता है कि क्रैम्प आती है, दर्द होता है, ऐंठन होती है, जो एथलीट्स वगैरह जो भाग रहे होते हैं अचानक से उनके पैर वैर मुड़ जाते हैं, वो इसी वजह से होता है। ठीक है, अब हमने ये सारी चीजें पढ़ ली कि श्वसन जो होता है वो कार्बनिक यौगिक का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण कैसे कैसे होता है। ठीक, अभी बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कि हायर क्लास में रेस्पिरेशन का पूरा चैप्टर होगा, उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे कैसे एटीपी बनता है, किस प्रक्रिया में कितना एटीपी बनता है। ठीक है, अच्छा अब हम जान लेते हैं कि मनुष्य में श्वसन कैसे होता है। तो देखो मनुष्य में श्वसन के लिए देखो श्वास मार्ग बने हुए हैं, यहाँ नाक से और मुंह से। ठीक है, अब नाक से सांस लो तो ज्यादा बेहतर है, क्यों, क्योंकि नाक मेनली इस काम के लिए बना हुआ है। अच्छा, नाक में देखो रोए होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि आप जब बाहर से सांस ले रहे हो, हवा ले रहे हो, उसमें बहुत सारे धूल मिट्टी जीवाणु विषाणु सब कुछ होता है, तो वो उसे रोकता है। ठीक है, इसके लिए नाक में रोए होते हैं। इसके बाद भी अगर कुछ अंदर, तो बहुत लोग बहुत ढीठ होते हैं ना, वो उसके बाद भी अंदर जा रहा है, तो वहां पर श्लेष्मा होता है, चिपचिपा सा पदार्थ होता है ना, तो उसमें वो जाके चिपक जाते हैं, है ना। तो जो आप वो नोजी गंदी सी जो बन जाती है, वो उसी वजह से कि वो बाहर से जो हम इनहेल कर रहे हैं, धूल मिट्टी बैक्टीरिया ये सब, वो वहां पर जाके चिपक जाती है, उसके आगे फिर वो नहीं जा पाती। ठीक है, अच्छा अब हमने वो वायु अंदर ले ली है, अब वो कहाँ जाएगी, हमारा यहाँ पर श्वास नली होती है। ठीक, श्वास नली ट्रैकिया। अच्छा, ये जो श्वास नली है ये, अच्छा इसी में खाने की फूड पाइप भी होती है, जो ग्रास नली हमने उस दिन पढ़ी थी, और श्वास नली भी इसमें होती है ना। तो जो दोनों एक दूसरे के आगे पीछे होती है, लैरिंग्स फेरिंग्स, उनको बोलते हैं लैरिंग्स फेरिंग्स। ठीक, तो उनके जैसे अब आप मुंह और नाक दोनों का रास्ता आगे जाके एक हो जाता है, ये तो आपको पता ही है। दोनों का कैसे होता है कि आपने मुंह से लिया, ठीक है, और नाक से लिया, ये नाक से आ रहा है, ये मुंह से आ रहा है, ये दोनों आके एक पाइप हो गया, एक ही पाइप से होके आता है। फिर यहाँ पर जो नाक से आता है उसके लिए वो फेफड़े में चला जाता है, और जो मुंह से आ रहा है वो आगे जाके अमाशय में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आके डिवाइड हो जाते हैं। जहां पर ये लोग डिवाइड होते हैं वहां पर एक संरचना होती है, उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक, तो देखो अब हमने नाक से सांस ली, अब यहाँ तो पाइप एक ही है जहां से हमने अंदर किया, अब वहां जहां से दोनों डिवाइड है, तो कैसे पता चलेगा उसे किस तरफ जाना है। हाँ, तो वहां पर एक ढक्कन जैसा लगा होता है, एपिग्लॉटिस उसे बोलते हैं। तो वो क्या होता है, जैसे जब हम सांस ले रहे हैं तो वो हमारी सांस वाली खोल देगा पाइप। ठीक है, तो वो हमारे फेफड़े में वायु चली जाती है। और जब हम भोजन खा रहे हैं तो वो, इसीलिए कहते हैं खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए ज्यादा से, उससे क्या होता है, बोलने का कॉन्सेप्ट ये है, जैसे आप कुछ बोल रहे हो तो दिमाग लगा के बोल रहे हो। कुछ लोग तो बिना दिमाग के भी बोल लेते हैं, उनका टैलेंट है, लेकिन मोस्टली लोग जो होते हैं वो बोलते वक्त कुछ सोचते हैं, है ना, सोच सोच के बोल रहे हो, पता चला सोचते सोचते तुम खो गए। अब क्या होता है, जो एपिग्लॉटिस है वो ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, ब्रेन उसको बताता है ना कि किधर खाना जा रहा है, किधर, हर चीज ब्रेन से। अगर ब्रेन हमारा डेड हो जाएगा तो हमारी पलकें भी नहीं झपकेंगी, है ना। हर चीज ब्रेन से ही उसको सिग्नल मिलता है। वो अंग बनाया भले गया है, लेकिन उसके अंदर सेंस नहीं है, वो एक मशीन है। ठीक है, तो अब जब ब्रेन तुम सोच रहे हो, हाँ यार वो उसका तो बस एकदम कसक रह गई दिल में, और ध्यान चला गया तुम्हारा कहीं और। अब ब्रेन तो चला गया किसी और के पास, तो वो समझ ही नहीं पाया कि मतलब अरे यार फूड आ रहा है कि इनहेल एक्सहेल क्या हो रहा है, तो वो इसी चक्कर में हो गया कंफ्यूज, एपिग्लॉटिस हो गया कंफ्यूज। पता चला आपने खाना खाया, उसने श्वास नली वाला ढक्कन खोल दिया और खाना चला गया श्वास नली में। और जैसे ही वो उसमें जाएगा वैसे ही क्या होगा, क्योंकि वो उस चीज के लिए बना नहीं है, तो अंदर से क्या होगा, धक्का आने लगेगा,
खांसी आने लगेगी, हिचकी आने लगेगी, फिर क्या होगा, अरे वापस आ जाते हो आप वहां से, मतलब ख्यालों की दुनिया से, और फिर पानी वानी पीते हो तो फिर वापस से वो ये वाली नली खोल देता है आपकी भोजन वाली, और वो आहार नाल में चला जाता है, पेट में चला जाता है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए कहा जाता है कि इसीलिए खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, थोड़ा ध्यान से आपको खाना खाना चाहिए, है ना, कि इधर उधर की बातें दुनियादारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। अगर दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा तो यही सारी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए भूलता तो नहीं है, लेकिन भूलना पड़ेगा मेरे दोस्त। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जब वो ट्रैकिया में आता है, फिर अब हम ये मान लेते हैं हमने सही लिया है, हम इधर उधर भटके नहीं, हमने इनहेल किया और वो अंदर आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो सांस लेने के बाद यहाँ पर डिवाइड होता है, इसको हम बोलते हैं मेन ब्रोंकस, जो ये बिल्कुल फेफड़े से ऊपर है, और जब यहाँ डिवाइड हो जाता है, जो दायां और बायां दोनों फेफड़े में जाती है, उसको बोलते हैं ब्रोंकस, और जो मेन यहाँ जहाँ दोनों मिली होती है उसको बोलते हैं मेन ब्रोंकस। ठीक, और जो दोनों में गई, दोनों फेफड़ों में जो मेन नली गई है, मेन मोटी सी ब्रांच, उसको बोलते हैं ब्रोंकस। अब वो अंदर जाके ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाए, कई सारे भागों में डिवाइड, जैसे पेड़ होता है ना, एक मेन तना होता है, फिर उससे ऐसे ऐसे निकलता है, फिर यहाँ से भी ब्रांच निकलती है, फिर उसमें लीफ लगी होती है ना, वैसे ही। तो यहाँ पर ब्रोंकाई डिवाइड हो गया, और उसके बाद ये ऐसे ऐसे गुच्छे जैसे गुब्बारे जैसे लगे होते हैं, उसे बोलते हैं एल्वियोली। तो वहां पर क्या होता है कि बहुत सारी ब्लड की वेसल्स में, बहुत गहरा एरिया होता है, बहुत ज्यादा घना एरिया होता है, उसमें होते हैं ब्लड वेसल्स, बहुत सारे फैले होते हैं, और वहीं से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, CO2 बाहर जाती है, वहीं पे गैसों का विनिमय होता है। ठीक है, तो इसमें ये हमने देखो, जब हमने सांस लिया, सांस अंदर गई, सांस अंदर जाने के बाद ट्रैकिया से होते हुए नीचे गई, नीचे जाने के बाद जो हमारा फेफड़ा है वो 2 भागों में होता है। अच्छा, फेफड़े के बीच में ही, यहाँ पर फेफड़े के बीच में दोनों के थोड़ा सा इस तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारा दिल होता है, एक मिट्टी के जैसा दिल होता है, तो यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, नीचे एक डायफ्राम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, अब देखो, हमने सांस लिया, ठीक, अब सांस अंदर चली गई, अंदर तो चली गई, है ना, कि चलो ठीक है मान लो, लेकिन अब क्या होगा, अब उसमें भरी हुई है, हाँ, अब वो बाहर कैसे आएगी, या प्रेशर कैसे क्रिएट होगा कि अंदर की वायु बाहर जाए, है ना। तो वो किससे क्रिएट होता है, डायफ्राम से। डायफ्राम जो होता है वो जब फूल जाता है तो क्या होता है, जब ऊपर की तरफ जाता है तो दबाव पड़ता है, तो जो फेफड़ों में जो हमारे हवा भरी होती है, जो एल्वियोली में हमारी हवा भरी होती है, वो प्रेशर की वजह से बाहर निकल जाती है, और जब वो नीचे की तरफ जाता है तो इन सब का, जो हमारे फेफड़े हैं, जो हमारे एल्वियोली है, इन सब का आकार बढ़ जाता है, और जब आकार बढ़ाता है तो वो सक करता है, बाहर से सक करता है, तो हवा अंदर की तरफ आती है। कभी कभी आप देखते हो ये एक्सीडेंट हो गया, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ब्रूटल, लेकिन कहीं भी चोट वोट नहीं लगी, लेकिन इंसान मर गया, ऑन द स्पॉट मर गया। तो मे भी ऐसा हो सकता है, जैसे कहते हैं पसलियों पे चोट लग गई है, पसलियां, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि उसका डायफ्राम ही टूट गया, क्योंकि ये हड्डी का नहीं होता है, कार्टिलेज का होता है। जैसे कि हमारा जो ईयर है, नोज है ना, ये सब हड्डियां नहीं है, और ये देखो स्किन भी नहीं है, स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, ये कार्टिलेज है, थोड़ा सा टफ, स्किन से थोड़ा टाइट और हड्डी से थोड़ा मुलायम। तो ये जो होता है डायफ्राम, इसका टूटना बहुत ईजी है, बहुत ब्रूटली अगर इस पे मार दोगे तो टूट ही जाएगा, है ना। तो अगर ये टूट गया, हाँ, अगर मान लो डायफ्राम हमने हटा दिया, अब कैसे हवा बाहर आएगी, कैसे भाई, आप खड़े हो, बस हवा चल रही है, आप खड़े हो, क्यों जाएगी, क्यों, कैसे अंदर जाएगी, कुछ होना चाहिए ना, प्रेशर क्रिएट होना चाहिए ना। और अगर अंदर है तो वो बाहर कैसे आएगी, कुछ अंदर से प्रेशर क्रिएट करोगे तभी तो वो बाहर की तरफ फेंकेगा। इसलिए सांस लेने में और छोड़ने में ये जो क्रिया होती है, इसमें डायफ्राम का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, डायफ्राम ही एक होता है जो इस पूरी प्रक्रिया को चलाता है ना। तो इसी से हम सांस बाहर छोड़ पाते हैं, इसी से हम बाहर से गैसेस अंदर ले पाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखो, जो ये हमारी यहाँ पर नली है ना, ये ऐसी है कि अगर इसमें कुछ वो नहीं हो तो क्या हो कि ये हमारी पिचक जाए, भाई सांस बाहर निकल के पिचक जाए, जैसे पाइप होती है, कोई पिचक सकती है ना, लेकिन नहीं, आप बहुत कस के किसी का गला दबाओगे तो क्या होता है, सांस लेना उसका रुक जाता है, तो वो मर जाता है। लेकिन ऐसे नहीं पिचकेगी कि आप ऐसे लेटे हो तो इधर से पिचक गई, या नीचे मुंह करके बहुत देर तक बैठे हो तो चिपक गई, ऐसा होता है, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक, क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें सी शेप के ऐसे कई सारे छल्ले बने होते हैं जो इसको मजबूती से ऐसे बना के रखते हैं, ऐसे टाइट बना के रखते हैं। ठीक है, अच्छा, डायफ्राम, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं
तो क्या होता है कि डायफ्राम हमारा बिल्कुल चेस्ट के नीचे ही होता है, और जब प्रेगनेंसी होती है तो पूरा जो हमारा यूट्रस है वो बड़ा हो जाता है, उसको एरिया चाहिए होता है, तो वो डायफ्राम को ऑलरेडी मतलब पूरा उसका कवर कर लेता है एरिया, उसको ऊपर नीचे जाने के लिए एरिया चाहिए ना, वो पूरा कवर्ड हो जाता है, तो डायफ्राम को जगह नहीं मिलती। इसीलिए जब प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वो अक्सर उनको ये शिकायत होती है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या बिल्कुल ऐसा जैसा लग रहा है कि बिल्कुल सर गले तक चला आ रहा है ना, तो वो क्योंकि वो डायफ्राम पूरा एकदम टाइटली पूरा कवर्ड रहता है। अच्छा, तो वो सांस कैसे लेती होंगी, डायफ्राम ऊपर नीचे नहीं हो रहा है तो कैसे सांस लेंगी, तो वो यहाँ साइड की पसलियां होती हैं, उनसे सांस चलती है उनकी, ठीक है, उससे उनको सांस लेने में मदद मिलती है। ठीक है, जो बेबी होता है, जो पेट के अंदर बेबी होता है, उसके अंदर फेफड़े बहुत डेवलप नहीं होते हैं, तो वो मदर के ही थ्रू वो भी लेता रहता है गैसेस। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये श्वसन में देखा कि कैसे श्वसन एक कार्बनिक यौगिक की ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। कार्बनिक जो यौगिक है वो कैसे 6 से 3 कार्बन, 3 से 2 कार्बन इन सब में टूटता है, कैसे लैक्टिक एसिड बनता है, क्या साइड इफेक्ट है लैक्टिक एसिड के। उसके बाद जो हमारा पूरा श्वसन तंत्र है वो कैसे होता है और उसका क्या क्या काम होता है। ठीक है, अब ओके, तो देखो हमने खा लिया, श्वसन भी कर लिया, ऑक्सीजन भी ले लिया और हजम भी कर लिया, तो अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे उत्सर्जन। ठीक है, कि भाई जो हमारे काम का चीज था वो हमने ले लिया, ऑब्जॉर्व कर लिया, हमारा काम चल रहा है, और जो चीज कबाड़ गया है वो तुम ले जाओ, है ना। कोई चीज फालतू रहती है तो वो कोई टिकती नहीं है, वैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में भी जो भी बेकार चीजें हैं वो हम उत्सर्जन तंत्र में उत्सर्जी अंग से बाहर कर देते हैं। तो देखो, हम वैसे तो उत्सर्जन अंग में, उत्सर्जन तंत्र में जो सबसे मुख्य अंग है वो तो है हमारी किडनी। ठीक है भाई, किडनी आप जानते ही हैं, एक जोड़ा किडनी होती है, और वो कैसी होती है, सेम के बीच के आकार की होती है, 2 होती हैं, है ना, और उनका वजन क्या 140 ग्राम होता है। ठीक है, ये सारी चीजें तो आपको पता है ना। एक यहाँ लीवर के नीचे होती है, इसलिए थोड़ा सा वो नीचे होती है, दूसरी वाली थोड़ा ऊपर होती है, और अगर एक ही किडनी सही है तो पूरी जिंदगी कट जाएगी, लेकिन फिर भी भगवान ने हमें 2 किडनी दी है। तो मतलब अब कई लोगों की शिकायत होती है अगर 2 दिल भी होता तो, लेकिन अब जो अवेलेबल है हम उसी की बात करेंगे। तो किडनी फिलहाल 2 हैं, और किसी भी स्वस्थ इंसान का पूरा जीवन काटने के लिए एक किडनी ठीक है, लेकिन ये होता है कि बैलेंस बना रहता है, तो इसलिए 2 किडनी, अगर आप किसी को एक डोनेट कर देते हो फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखो तो एक किडनी से भी काम चल जाएगा। तो चलो भाई, अब हम देखते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हमारा जो पसीना निकल रहा है, ये भी अवशेषी मतलब बेकार ही चीज है हमारे लिए। ठीक, तो हम त्वचा से उत्सर्जन करते हैं, स्किन से। ठीक है, स्किन से हम क्या क्या निकालते हैं, पसीना निकालते हैं, सीबम निकालते हैं, नमक निकालते हैं। देखो, जब कभी स्वेटिंग होती है उसके बाद जो कपड़ा होता है उसके बाद सफेद सफेद से निशान पड़ जाते हैं, वो किसका निशान होता है, वो नमक का निशान होता है। ठीक है, वैसे ही हमारे लंग्स है, हम जब सांस ले रहे थे तो बताया नहीं था कि सांस ली और सांस छोड़ दी, है ना, मतलब जो हमने ऑक्सीजन ले लिया और अंदर जाने के बाद अंदर से क्या बाहर चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है, तो वो भी हमारा उत्सर्जी अंग है। ठीक है, और क्या निकलती है, वाष्प। देखो होता है ना, ऐसे फूको तो भाप सी बन जाती है ना, तो वो कैसे बनती है, क्योंकि उसमें वाष्प होती है। और बलगम भी निकलता है, कफ भी निकलता है, वो कहाँ से आता है, वो यहाँ थोड़ी ना इकट्ठा होता है, गले की नली में थोड़ी ना इकट्ठा होता है, वो कफ वहीं जमा होता है। देखो, जब वो कोविड था, कोविड में क्या होता था, कोविड में जो अंदर जाता था हमारे फेफड़ों में जमा हो जाता था, जो ब्रोंकाइज है उसमें जमा हो जाता था, इसलिए आदमी सांस ही नहीं ले पाता था, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता था। जब वो ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पा रही बॉडी में तो लेवल कम हो ही जाएगा, तो ये चीज होती थी। तो वो कोरोना में क्या होता था, जो जम जाता था, बलगम जो जम जाता था, जो चीजें इफेक्ट करता था, वो किसको है, लंग्स को हमारे इफेक्ट करता था, है ना। उसके बाद है हमारी बॉडियां, देखो खाया पिया था, पचाया था, वहां मैंने बताया था इंटेस्टाइन में, फिर खाना जब छोटी आंत में पूरी तरह से पच जाता है तो जो अवशिष्ट बचता है वो बड़ी आंत में चला जाता है ना, तो वहां से हमारा काइल के रूप में वो हमारा एनएस से बाहर निकल जाता है, जो हमारा भोजन बेकार का होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में। अब उसके बाद लीवर भी है, लीवर में क्या होता है, अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। असल में क्या होता है कि हम लोगों में अमोनिया होता है, जो उत्सर्जी पदार्थ होता है, जो बेकार का होता है, कि अमोनिया बहुत खतरनाक होता है। जहाँ पर यूरिनल वगैरह लगे होते हैं वहां से आप गुजरिए, बहुत तेज स्मेल आती है कि बर्दाश्त नहीं होता। वो किसकी होती है, वो अमोनिया की होती है। अमोनिया बहुत खतरनाक होता है। अमोनिया जहाँ इकट्ठा लगातार, जैसे जिस जगह को आप यूज कर रहे हो लगातार वहां पे यूरिन कर रहे हो, वो धीरे धीरे उस जगह को जला के खत्म कर देता है, इतना ज्यादा खतरनाक होता है। तो अमोनिया को ये यूरिया में बदल देता है, फिर वो यूरिया हम यूरिन के थ्रू पास करते हैं और बाहर जाके फिर से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए उसकी बहुत तेज जो स्मेल आती है वो अमोनिया की होती है। ठीक है, अच्छा, किडनी है, सबसे मेन हमारा है किडनी। किडनी में यूरिया होता है और टॉयलेट बनता है, यूरिन बनता है, तो इसको हम मेनली पढ़ेंगे कि कैसे हमारा होता है। ठीक है, अच्छा देखो, अब पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ लें। तो बाहर से ऊपर से अगर हम देखें तो हमारे पास 2 जोड़ा किडनी है, और ये देखो आपको देखने में कैसी लग रही है,
सेम के बीज की तरह की लगी है, ठीक है। 140 ग्राम की होती है, 150 ग्राम की होती है, 140 ग्राम की, और 2 होती हैं। और ये यहाँ पर बीच में, यहाँ पर इन दोनों में लगी होती है जिसको हम बोलते हैं यूरेटर या मूत्रवाहिनी। यहाँ पर फिल्टर होता है ब्लड, ठीक है। जो ब्लड आता है वो छाना जाता है, छानने के बाद जो हमारा अपशिष्ट निकलता है, जो यूरिया निकलता है, यूरिन निकलता है, वो यहाँ से आके यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। ये यहाँ ब्लैडर बना हुआ है, ब्लैडर में सब मूत्राशय में सब जमा हो जाता है। अब क्या होगा कि अगर नहीं रोका जाएगा तो फिर आप कहीं भी, मतलब ऐसा हो जाता है ना, आप अपनी अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं आ रही है, टॉयलेट आ रही है, तो आप उसको कंट्रोल कर पाते हो, है ना, रोक पाते हो। कैसे रोक पाते हो? क्योंकि ये जो ब्लैडर है, जहाँ पर वो इकट्ठा है, जो मूत्राशय है, ये हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। ये जो इसकी मांसपेशियां हैं, ये इस वजह से कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि ये ब्रेन के थ्रू कंट्रोल में रहता है, ठीक है। वरना आप फिर हमेशा ही डायपर पहनना पड़े, तो इसलिए ये ऐसा है। और यहाँ पर यूरेथ्रा बना होता है, मतलब यूरिन पास होने के लिए एक रास्ता बना होता है। जब भी प्रेशर बढ़ जाता है तो यूरिन पास हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये तो बाहर से हो गया। अगर इसका अंदर से स्ट्रक्चर देखो तो ये किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है अंदर से, देखो ये एक बाहर एक इसकी लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किडनी के बाहर की जो लेयर होती है, झिल्ली होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेरिटोनियम, ठीक है। उसमें फिर एक भाग होता है जिसको बोलते हैं हम कॉर्टेक्स, ठीक। और जो अंदर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं मेडुला। और जहां से एंटर होता है, एंट्री वाला भाग क्या होता है? रीनल इलियम। तो ये चीज एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, जो किडनी, जैसे आपने देखो ब्रेन की क्या इकाई होती है, जैसे कोई एक हर यूनिट जो बड़ा तक बना है उसकी एक एक एक, एक चीज से तो मिलकर बना होता है, इकाई से तो मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर जो किडनी है, इसमें जो काम करती है कई सारी उसमें लगी होती है, उसको इकाई फंक्शनल यूनिट होती है, उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। कितनी होती है वो? 8 लाख के आसपास होती है, ठीक है। नेफ्रॉन ऐसा स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का, उसमें 2-3 पार्ट होते हैं, वो भी आगे पढ़ेंगे। तो जो नेफ्रॉन होता है वो इसकी किडनी का बेसिक इकाई होता है, ठीक। जैसे कि ब्रेन में क्या होती है? न्यूरॉन, है ना, वैसे ये किडनी में क्या होती है? नेफ्रॉन। कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ न्यूरॉन होती है और यहाँ नेफ्रॉन होती है, मतलब न्यूज ब्रेन से रिलेटेड है ना, इसलिए न्यूरॉन को ब्रेन से ही जोड़ना, और उसके बाद जो अगला आएगा इनसे नेफ्रॉन, तो वो यहाँ किडनी से, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि इसका काम क्या होता है? एक तो ये यूरिन बनाती है, यानी कि, और कैसे बनाता है? इसमें ब्लड आता है, ब्लड को छानते हैं, ठीक है। ब्लड को छानने के बाद वो जो उसमें जो यूरिया होता है उसको अलग कर देते हैं, बाकी ब्लड को वापस भेज दिया जाता है, ठीक है, सबको नहीं दिया जाता। अच्छा, और दूसरा क्या है? इसका काम है कि ये एसिड और बेस को नियंत्रित करे रहता है, ठीक है, पीएच को बैलेंस बनाए रहता है। और देखो, जो यूरिन होता है वो एसिडिक कैरेक्टर का होता है ना, जलन होती है ना, तो वो एसिडिक कैरेक्टर का होता है। उसका इसी वजह से जो ये एसिडिक कैरेक्टर होता है, इसी से ये जो है बैलेंस बनाए रहता है, ठीक है, ब्लड में। तब हम नेफ्रॉन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं, तब समझते हैं कि ये किडनी काम कैसे करती है। नेफ्रॉन में क्या होता है? 3 भाग होते हैं, ठीक है, एक ग्लोमेरुलस, एक बाउमैन कैप्सूल और एक नेफ्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा जो है, यहाँ पर देखो ग्लोमेरुलस जो कैप्सूल है, यहाँ पर इसमें क्या होता है? यहाँ पर ब्लड आता है, ब्लड आने के बाद ब्लड छाना जाता है, तो जो शुद्ध ब्लड होता है उसको तो ये लोग वापस भेज देते हैं, हाँ ठीक है तुम लोग आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और जो बाकी रहता है उसमें से वाटर होता है, अमोनिया होता है और बहुत सारी चीजें होती है, वो सब। वाटर तो बहुत 90% वाटर ही होता है, तो वो पूरा रख लेते हैं, हाँ एक तरफ से रख लेते हैं। तो आगे जाके जो उसका फिर से एब्जॉर्प्शन होता है, उसमें जो अच्छी चीजें होती हैं, जो कुछ उसमें प्रोटीन आ गई है या कुछ भी आ जाता होता है ना, कभी कभी ये काम करना बंद कर देता है तो यूरिन में प्रोटीन वगैरह आने लगता है, वो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर काम करना बंद हो चुका है, फेल हो चुका है। तो यहाँ पर फिर से अवशोषण होता है, ठीक है, अवशोषण होता है कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें तो नहीं आ गई है, और फिर उसके बाद उसमें से यूरिया निकाल दिया जाता है, मतलब बदल के, और यहाँ पर आके वो यहाँ इकट्ठा हो जाता है यूरिन, जो हमें पास करना, जो हमारे लिए बिल्कुल वेस्टेज है। 180 लीटर ब्लड यहाँ क्षमता है, हमेशा क्षमता रहता है, ठीक है। लेकिन हम क्या दिन भर में 180 लीटर यूरिन पास करते हैं? नहीं, मतलब 1-2 लीटर, मतलब 1.5-2 लीटर के आसपास, है ना। तो वो क्या होता है कि यहाँ पर फिर से अवशोषण हो जाता है, और उसके बाद जो खराब चीजें निकलती हैं उसे हम बाहर करते हैं। तो इस तरह से आप समझ पाओगे कि ह्यूमन में उत्सर्जन कैसे होता है। ह्यूमन में देखो 2 पेयर दिया है, इसके ऊपर एक यहाँ पर आपको ग्लैंड दिख रही है, जिसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ये जब ग्लैंड वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें समझेंगे, लेकिन वो होती है यहाँ पर किडनी के ऊपर, ठीक। तो हमारा मेन जो अंग है उत्सर्जी अंग, वो है किडनी, है ना। और किडनी से कैसे क्या होता है, किडनी में काम क्या होता है? ब्लड छाना जाता है, ना कि ब्लड का शुद्धिकरण होता है, ठीक है, ब्लड छाना जाता है, और छानने के बाद फिर उसका एब्जॉर्प्शन भी होता है, कि अभी उस पर कुछ बचा तो नहीं है, और उसका एब्जॉर्प्शन होने के बाद फिर से उसे वापस यहाँ से यूरेथ्रा से
ब्लैडर में भेज दिया जाता है, हाँ भैया अब ये बेकार है, मतलब फुल्ली बेकार चीज है, इसे तुम ले जाओ, है ना। फिर वो यहाँ पे इकट्ठा रहता है, जब प्रेशर बनता है, ब्रेन से स्टिमुलस आता है, तो फिर हम यूरिन पास कर देते हैं। अच्छा, इस तरह से तो हमारा हो गया जानवरों में नहीं, ह्यूमन में इस तरह से हो गया, ठीक है। अब पौधों में कैसे होता है, तो उसमें उनके काम का ऑक्सीजन नहीं था, उन लोगों ने निकाल दिया था, वाटर निकाल दिया था। अच्छा, उसके बाद जो है बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो मृदा में भी उत्सर्जन करते रहते हैं, और भी कुछ गोंद है, रेजिन है, जो पुराने जाइलम हो जाते हैं, उनकी वेन्स जिससे पानी ऊपर नीचे जाता है, खनिज पदार्थ ऊपर नीचे जाता है, उसको जाइलम बोलते हैं, तो उसमें वो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और डेड जो पत्तियां हैं वो कैसे गिर जाती है, पत्तियों के और जहां से वो जुड़ी होती है तने से, ठीक है। ये लीफ है और ये लीफ जहां से जुड़ी होती है तने से, यहाँ पर डेड सेल इकट्ठा हो जाती है, और ये यहाँ जब डेड होती है तो ये सूख जाता है, यहाँ से पत्ती गिर जाती है। तो इस पत्ती में भी कुछ उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उस तरह से करके पौधों में भी उत्सर्जन होता है। आपने देखा ही है कि कुछ पौधों में ऐसे जो स्टोमेटा खुलने पर वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है। तो इस तरह से कई तरीके से पौधों में भी उत्सर्जन होता है। तो हमने मानव में और पौधों में उत्सर्जन पढ़ा, ओके। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे संवहन, जो कि एक लंबा टॉपिक है, तो इसे हम सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे, ओके।